जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार या भारत का विस्तार देख लिया था और तटों के बारे में जान लिया था। आज हम लोग जानते हैं भारत के पठारों के बारे में, भारत के पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में। तो आज का टॉपिक है भारत के पठार। ठीक है, तो पठार जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो पूरी पृथ्वी थी उसे हम लोग पैंजिया महाद्वीप बोलते थे। क्या? पैंजिया महाद्वीप। अब ये पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर जो सागर था, ठीक है, उसे पैथलासा सागर बोलते थे। अब इसमें विघटन हुआ तो ये दो भागों में टूट गया, और टूट गया तो ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ठीक है, क्या अंगारा लैंड या लॉरेशिया बोला गया, और निचले वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है, कौन सा हिस्सा बोला गया? गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत किसका है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो अब ये जो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, तो पहले जो भारत था वो किस महाद्वीप में लगा हुआ था? वो अफ्रीका महाद्वीप में लगा हुआ था। अब हमने बताया था उसी टाइम पर कुछ विवर्तनिक क्रियाएं हुई, ठीक है, विवर्तनिक क्रियाओं के कारण ये महाद्वीप से क्या अलग हुआ, टूटा। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप जब देखते हैं, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की आकृति कैसी होती है? कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की भी आकृति कुछ इस प्रकार की है। यहां पर एक अभी वर्तमान समय में मेडागास्कर था, और भारत अभी ऊपर कहां पर? कर्क रेखा के पास है। तो पहले ये मेडागास्कर भी किसमें सटा हुआ था? अफ्रीका में। और ये भारत भी किसी में सटा हुआ था? अफ्रीका में। लेकिन विवर्तनिक क्रियाओं के कारण अब ये भाग टूटा। कहां से? अफ्रीका से। तो मेडागास्कर और भारत दोनों टूटे जा रहे थे कहां पर? उत्तर की ओर। लेकिन मेडागास्कर यहीं पर रह गया टूट के। ठीक है, इंडिया से टूट के वो यहीं पर रह गया, और भारत ऊपर चला गया किसको पार करते हुए? विषुवत रेखा को और डायरेक्ट कर्क रेखा को। ठीक है, तो कर्क रेखा के पास जाके भारत सट गया। अब हम लोग महाद्वीपों विस्तार में देखे थे कि ऊपर तो बना ही हुआ था, एशिया तो था ही था, तो ऊपर लड़ा था जाके कहां पर? ठीक है, तो एशिया में लड़ा जाके, तो ऊपर जो बीच में सागर घुस गया था पानी, तो उस पानी को ठेलता हुआ, ठीक, उठाता हुआ, ठीक है, वहां पर टेथिस सागर बन गया था। तो उठेता हुआ वहां पर जब उठा तो वहां पर क्या हुआ? लड़ा जाके टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर में जब दक्षिणी हिस्सा लड़ा जाके, ठीक है, भारत का ये वाला, ठीक है, तो दक्षिणी हिस्सा गया उठ, ठीक है, और यहीं पर जो दलदल था टेथिस सागर में, अवसाद था, ठीक है, वो क्या? दबता गया, दबता गया, दबता गया, और हिमालय पर्वत का क्या? निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी भाग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? दक्षिण भारत। ठीक है, और ये लगभग 16 करोड़ साल पहले की बात है। हिमालय तो अभी भी नया पर्वत है, कुछ 9 करोड़ या उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, उत्तर भारत, तो ये लगभग 9 करोड़, ये लगभग 15 या 16 करोड़ की बात है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता इसमें। ठीक है, तो 15 या 16 करोड़ साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये लड़ा जाके कहां पर? ऊपर की ओर। अब कोई चीज लड़ती है तो मुंह फूट जाता है कि नहीं फूट जाता? ठीक, अभी हम अगर इस दीवार पे लड़ जाए, ठीक है, तो आगे का हिस्सा फूट जाएगा, ठीक है, और पीछे का हिस्सा क्या? उठ जाएगा। वैसे ही जैसे कोई बस है, ठीक है, किसी दीवार में जाके लड़े जाके, ठीक है, तो इस दीवार का जो आगे का हिस्सा है फूट जाएगा, और पीछे का हिस्सा क्या? उठ जाएगा। तो भारत का निचला हिस्सा गया उठ, और आगे का हिस्सा गया दब। ठीक है, जो आगे का हिस्सा दब गया, अब देखिए कैसे चीजें रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आगे का जो हिस्सा दब गया, तो उसमें हम लोगों ने पर्वत के बारे में क्या जान लिया। ठीक है, अब पर्वतों के बारे में जो पिछला वीडियो है आप देख चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद पर्वत के बाद जब पीछे से हम लोग का क्या आ रहा है? दक्षिणी भाग आ रहा है, तो दक्षिणी भाग इस हिमालय में टकराएगा, तो कुछ भाग टूट के नीचे धंस जाएगा कि नहीं धंस जाएगा? धंस जाएगा। अब लेकिन ये पार्ट उठ गया। ठीक है, तो जब उठ गया तो यही किसका रूप ले लिया? पठार का। पठार और पर्वत में कोई अंतर नहीं होता है, ये भी लगभग 1000 मीटर
ऊंचे होते हैं और पर्वत भी 1000 मीटर ही ऊंचे होते हैं लगभग। लेकिन पठार में क्या होता है कि पठार जो ऊपरी पार्ट होता है वो कैसा होता है, समतल। ठीक है, कैसा होता है, समतल। पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो समतल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पठार। और कितनी ऊंचाई पर, 1000। लेकिन 1000 मीटर पर पर्वत भी होता है, लेकिन उसकी आकृति क्या, दूसरी, उबड़ खाबड़ होता है पर्वत। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर तो अब नीचे धस गया तो वो किसका बन गया, मैदान बन गया। ठीक है, अब यहीं पर नदियां निकलती हैं पर्वतों से, और यहां से भी नदियां निकल रही हैं पठारों से, मतलब पठारों से नदियां निकल रही हैं, तो पानी गिरेगा आगे कहां पर, यहीं पर मैदान के। यहां पर जितना अवसाद था तो इस मैदान को क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, ठीक है, तो हम लोग इनको, और गंगा नदी, जो यमुना नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, तो वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, पठार को, तो हम लोग पठार को निपटा लेते हैं। अब पठार की उत्पत्ति कैसे हुई तो आपको पता चल गया ना। अब दूसरी बात, ठीक, पठार की उत्पत्ति कैसे हो गई ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो पठार हैं, ठीक है, बने कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। जब ये भारत ऊपर की ओर जा रहा था तो उस प्लेट का नाम था, कौन सी प्लेट, इंडियन प्लेट। कौन सी प्लेट, इंडियन प्लेट। ये जो भारत ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये जो इसको भारत बना दिया, ठीक है, रफली रूप में, ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट था। और ऊपर जो एशिया में थी उसका नाम था अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट, अरेबियन प्लेट। अब ये जो भारत टकराया जाके किस, इंडियन प्लेट टकराई जाके अरेबियन प्लेट में, तो जब ये दोनों टकराई तो क्या, किनका निर्माण हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी बना। ठीक है, ज्वालामुखी बना, तो ज्वालामुखी बना और ये पार्ट जा रहा था ऊपर टकराने की ओर। ठीक है, तो टकराने की ओर जा रहा था, ठीक है, तो ज्वालामुखी बना जाके पश्चिम के तट की ओर, पश्चिमी तट बहुत चौड़ा था उस टाइम पे, ठीक है, तो ज्वालामुखी यहाँ पर क्या हुआ, जब टकराया तो विवर्तनिक क्रिया हुई और ज्वालामुखी क्या हुआ, फट पड़ा। ठीक है, तो जितने जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब क्या गए, उसी ज्वालामुखी में दब गए। ठीक है, तो अब ज्वालामुखी ऐसे तो निकलता नहीं, जैसे ये जहां पे ज्वालामुखी फटा तो इससे राख लावा निकल रही है। ठीक है, तो एक कई परतों द्वारा निकलती है कि नहीं निकलती है, और परत को ही क्या बोलते हैं, ट्रैप। ठीक है, परत को ही क्या बोलते हैं, ट्रैप। तो एक ट्रैप के जैसा, जाल के जैसा बिछ गया कि नहीं बिछ गया, उसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ जाके किससे, ज्वालामुखी से। अब एक चीज समझिए, ज्वालामुखी से जब क्रिया निकली, ज्वालामुखी से लावा आवा निकला, मैग्मा निकला, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है, डार्क हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब वहां पर डार्क हो जाता है तो वहां पर किसकी मात्रा, खनिज कोयले वोले की मात्रा ज्यादा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो दक्षिण भारत ठोस तो है लेकिन उसके नीचे क्या दबा हुआ है, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ। ठीक है, ये सब किसमें दबे हुए हैं, ये सब दक्षिण भारत में दबे हुए। उत्तर भारत में कुछ मिलता है, खोदो, नहीं मिलता। दक्षिण भारत में मिलता है क्योंकि वहीं पर ज्यादातर खनिज पदार्थ क्या हो गए, दब गए। अब पेट्रोलियम का निर्माण, अब वैसे ही जैसे इधर मुंबई के पास एक स्थान है क्या, मुंबई हाई, तो यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। सारा ज्वालामुखी उधर ही थोड़ी ना फूट के बह जाएगा, कुछ इधर भी बहेगा कि नहीं बहेगा। ठीक है, तो इधर भी बहा और इधर भी बहा, लेकिन इधर वाला ज्यादा ऊंचा हो गया, उधर वाला क्योंकि ज्वालामुखी जहां फटा होगा तो यहां से उद्गार खूब निकला होगा और आगे जाते जाते स्लो हो गया होगा, तो इतनी परत आगे नहीं बिछ पाई। लेकिन यहां पर क्या, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी परत परत दर चढ़ती गई, इसीलिए यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं दक्षिण भारत में। अब एक चीज हम लोगों ने देख ली, ज्वालामुखी पठारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और इन्हीं जो इन ज्वालामुखी फटा और ये ज्वालामुखी जो ट्रैप ऐसा बन गया जिसमें जो पत्थर हो गया या फिर जो संरचना हो गई मिट्टी की, ठीक है, वो गाड़ी, इसमें मैग्मा सब ज्यादा मिलता है यहीं पर। ठीक है, काली मृदा भी पाई जाएगी। ठीक है, काली मृदा, ठीक, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब किसमें मिलेगा, दक्षिण भारत में। ठीक है, अब ये जो काली मृदा है, ठीक है, इसी में एक क्या फेमस है, किसके लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए। कपास
की खेती के लिए। इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं और काली मृदा को ही हम लोग चारनोजम मृदा भी बोलते हैं। कौन सी? चारनोजम मृदा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम क्या बताया है। और ये इतना कठोर चट्टान ऐसा बना, ठीक है, यहीं पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, तो क्योंकि बहुत परतदार परत, ये बहुत कठोर होती है, इसीलिए इनको खोदने में क्या बहुत मेहनत लगती है बेसाल्ट चट्टानों को। ठीक है, इसीलिए कुछ हिस्से में जहां पर वहां पर पानी वानी नहीं पाया जाता, जैसे जहां पर पठार वाला हिस्सा है वहां पर पानी वानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, उनको खोदने में क्या मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी ये टूटते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। पठार के बारे में अब आइए जानते हैं पठार, कि भारत में पठार बन कैसे रहे। ठीक, तो पठार की उत्पत्ति से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो सब समझ में आ गए। अब भारत में पठार ज्यादातर दक्षिण हिस्सा में बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग दक्कन का पठार बोलते हैं। एक ही पठार है दक्कन का पठार, लेकिन हर जगह उसके नाम क्या परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो और इसको विभाजित करने वाली भी एक नदी है, जो नर्मदा नदी दक्कन के पठार को क्या दो भागों में बांट देती है, एक दक्कन का पठार और एक मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आएंगे? ठीक है, तो अब जैसे ये दक्षिण भाग, ये हम लोगों का ठीक है, ये हम लोगों का दक्षिण भारत है। ठीक है, ये हम लोगों का दक्षिण भारत। अब यहां से एक नदी आती है, कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, अब नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच में पड़ती है। एक होती है, किसका नाम है? विंध्य, और नीचे कौन सी है? सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में। तो नर्मदा नदी जो नीचे पड़ रहा था, जिसको हम लोग बोलते थे दक्कन का पठार, ठीक है, या प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार को दो भागों में बांट रही है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, अब जो नर्मदा नदी दो भागों में बांट रही है, तो नीचे वाले का नाम हो जाएगा क्या? दक्कन का पठार। लेकिन जो इसके ऊपर जो पठार पड़ेगा वो होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि में। क्योंकि अब उच्च भूमि क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पिछला हिस्सा गया था उठ, इसीलिए उसको नाम रख दिया गया। बीच में पड़ रहा था तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में। ठीक है, अब हम लोग इनके पठारों की स्थिति समझ लेते हैं, कौन सा पठार कहां पर पड़ रहा है। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक, तो अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, अब ये जो इनकी आकृति है कुछ इस तरीके की है पठारों की। पठार की बाउंड्री तय करते हैं क्या? कगार। ठीक है, पठार की जो बाउंड्री तय होती है वो कौन तय करता है? कगार। अब कगार क्या होते हैं? ठीक है, कगार जो कोना होता है या बाउंड्री होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? कगार। किसको? बाउंड्री को। अब इधर आपको पता है क्या पड़ता है? अब देखो, इधर तो पठार हो गए, अब इस वाले हिस्से में क्या हो गए? पश्चिमी तटीय मैदान हो गए। पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाट। ठीक है, और इधर पूर्वी तटीय मैदान हो गए। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। तो अब देखो, पहले यहां पर कौन कौन से पठार पड़ रहे हैं, इनका आकार त्रिभुजाकार के रूप में कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास, ठीक है, दक्कन का पठार तो ये पूरा था, लेकिन अब यहां पर हर पठार के राज्य के पास अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहां पर महाराष्ट्र के पास एक स्थान पड़ता है विदर्भ। ठीक है, वही पठार क्या है? विदर्भ का पठार। अब कुछ चीजें दिक्कत कर रही हैं कि महाराष्ट्र का ये रीजन ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं है। अब विकसित अवस्था में क्यों नहीं? जितना अपेक्षा मुंबई है उतना हिस्सा, ठीक है, उतना विकसित नागपुर के लोग ज्यादा नहीं विकसित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दशाएं भी हैं। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इधर तो वर्षा करा लेता है, लेकिन पश्चिमी घाट की वजह से
उस तरफ नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर सूखा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं। ठीक, लगभग कुछ सालों के बाद हो सकता है कि ये क्या महाराष्ट्र रीजन से भी विदर्भ अलग हो जाए। जैसे आंध्रा से क्या हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, वैसे ही विदर्भ भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। अब विदर्भ के पठार के नीचे इधर आपका पड़ता है तेलंगाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के पठार को क्या बोलते हैं, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार। ठीक, किस पठार को बोलते हैं, तेलंगाना। और ये कहां पड़ेगा, तेलंगाना में। फिर उसके नीचे पड़ता है आंध्रा का पठार। ये किस राज्य में है, आंध्र का पठार। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वैसे ही इधर कर्नाटक में। ठीक है, इधर कर्नाटक में। अब कर्नाटक में पठार कौन सा होगा, पहले कर्नाटक का नाम था क्या, धारवाड़। ठीक है, इसीलिए धारवाड़ का पठार कहां पर पड़ेगा, कर्नाटक में। अब देखिए ये विदर्भ का पठार तो हो गया, ठीक, महाराष्ट्र में। अब इधर जो होता है, ठीक है, इधर नीचे छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, ठीक, छत्तीसगढ़ छोटा बना दिए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के निचले हिस्सा में एक पड़ता है जिला कौन सा, बस्तर। ठीक है, इसीलिए उस जिले के नाम पर ही क्या बना दिया गया, बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार का जो भौगोलिक नाम है उसका नाम है दंडका रण्य का पठार। ठीक है, दंडका रण्य का पठार। ये कहां पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखिए जिसका नाम क्लियर लग रहा है, ठीक है, वहां पर हम नहीं लिख रहे हैं। बाकी जहां पर नहीं, आप विदर्भ का जैसे महाराष्ट्र, बस्तर या दंडकारण्य का छत्तीसगढ़, तेलंगाना का आपका पता ही है, तेलंगाना में, आंध्रा का पता ही है, आंध्रा में, धारवाड़ का कहां पर पड़ेगा, कर्नाटक में। तो आपका ये रीजन क्या क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार ऊपर की ओर भी बढ़ा। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ा और ये बांग्लादेश को पार करते हुए मेघालय तक गया है। ठीक है, तो इधर जो झारखंड के पास है कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा नागपुर का पठार किस पठार का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, अब छोटा नागपुर के पठार को जाने आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यहां पर देख लें। अब देखिए ये जो हिस्सा कुछ छूट गया कि नहीं छूट गया, महाराष्ट्र में, इसी को हम लोग किसका पठार बोल देते हैं, अब इस छूटे हुए हिस्से को दक्कन का पठार बोल देते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र रीजन, ये पूरे को दक्कन का ही पठार बोलते हैं, लेकिन हर राज्य ने क्या अपना अपना नाम दे दिया है। ठीक है, तो समझ में आया दक्कन का पठार किसको बोलते हैं। अब यही ये सब पूरे दक्कनी के पठार के हैं या प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब ये छोटा नागपुर से आगे जा रहा था कहां पर, बांग्लादेश में, लेकिन बांग्ला अब निकल तो गया। ठीक है, अब आगे निकला तो इधर आगे बढ़ा पूर्वोत्तर की तरफ मेघालय में। ठीक है, इसीलिए वहां के पठार को मेघालय का पठार बोला गया, या मेघालय की जो राजधानी है क्या, शिलांग, तो शिलांग का पठार बोला गया। लेकिन एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेघालय का पठार है, ठीक है, वहां का भौगोलिक नाम कुछ और रख दिया गया है, इसीलिए यहां पर इस पठार का नाम है कार्बी एकलांग का पठार, एकलांग का पठार। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत का, या किस राज्य में, मेघालय में, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन और हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये उधर निकल गया, लेकिन अब बांग्लादेश के पहले पड़ता है कि नहीं, बांग्लादेश में क्या हुआ, दरार पड़ गई और नीचे बीच वाला हिस्सा गया धंस। जब बीच वाला हिस्सा धंस गया तो उसी हिस्से को, दबे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं, मालदा गैप। तो मालदा गैप किस देश में है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इधर के पठार हम लोगों ने दक्षिण के पठार तो देख लिए, आपको समझ में आ रहे होंगे कौन सा पठार किस राज्य में है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए। ठीक, कार्बी एकलांग का पठार मेघालय में, शिलांग का पठार मेघालय में, मेघालय का पठार मेघालय में। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, फिर बस्तर का पठार छत्तीसगढ़, बस्तर के पठार का दूसरा नाम दंडकारण्य का पठार, फिर आंध्रा में, आंध्रा का पठार तेलंगाना में, तेलंगाना का पठार विदर्भ में, महाराष्ट्र
धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। तो ये दक्कन के पठार तो पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पे जो नदी जा रही थी, ठीक है, नर्मदा नदी, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दी थी। तो नर्मदा नदी के ऊपर मध्यवर्ती उच्च भूमि था, ठीक है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के पास, ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला था नर्मदा नदी दो भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है, विंध्य सतपुड़ा। तो अब यहाँ पर छोटे बीच वाले हिस्से में, तो उस मध्यवर्ती उच्च भूमि में तो पड़ेगा कौन सा पठार, विंध्य का पठार, ठीक है। तो विंध्य का पठार कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक। विंध्याचल की पहाड़ी किन किन राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और इधर गुजरात में कुछ चली जाती है, ठीक है। तो अब वैसे विंध्य के पठार किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। अब विंध्य के पठार का जो इधर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में छू रहा है, उसे मेवाड़ का पठार या मालवा का पठार भी बोलते हैं, ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार जो पश्चिम की साइड है, ठीक है, और जो मध्य में है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, ठीक है, उसे बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। फिर इधर जो पूर्वोत्तर साइड में है, इसका नाम है बघेलखंड, बघेलखंड। तो बघेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा छू रहा होगा झारखंड, ठीक है, या बिहार में छू रहा होगा, ठीक है, लगभग बघेलखंड में, ठीक है। तो यहाँ की स्थिति आपने समझ ली, ठीक है। बघेलखंड का पठार पूर्वी साइड, बुंदेलखंड का पठार मध्य में, पश्चिमी साइड मालवा का पठार, इसके ऊपर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के नीचे राजस्थान अरावली पर्वत वहीं पर है, ठीक है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान अरावली पर्वत का दक्षिणी हिस्सा है, वहीं पर उसका मेवाड़ का पठार भी बोल देते हैं, ठीक है, मारवाड़ का पठार भी बोल देते हैं वहां के पठार को, ठीक। तो इस तरीके से ये भारत के जितने पठार थे आपने देख लिए, ठीक है। अब एक चीज, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई पठारों का, तो ये पठार का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आइए जान लेते हैं कुछ तटों के बारे में, ठीक है। तो तट के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ठीक, जो पिछले वीडियो में रह गया था, ठीक। हर एक राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे आगे, ठीक, जिससे आपका तैयार भी होता जाएगा। तो यहां पर, ठीक, ये हम लोग का कौन सा राज्य है, आपको पता चल रहा होगा कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात में यहां पर पड़ता है क्या, कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण पड़ता है। तो कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ का रण, अब कच्छ के रण में दो तट, ऐसा गुजरात अकेला राज्य है जहां पर दो तट पाए जाते हैं। तो यहां पर कुछ पानी घुस जाता है अंदर, इसे कच्छ का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छ का तट, ठीक है, कहां पर, गुजरात में। और यहां पर जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस पानी को काठियावाड़ का तट बोलते हैं, ठीक है, काठियावाड़ का तट, कहां पर, गुजरात में। अब देखिए गुजरात की ये वाली स्थिति, ठीक है, बिल्कुल कैसी है, प्रायद्वीपी, ठीक है। अब प्रायद्वीप क्या होता है, जैसे अभी ऊपर लिखा था प्रायद्वीप का पठार, तो प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरा हो, ठीक है, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, ठीक है, तीन ओर से जल से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये आकृति तीन ओर से जल से घिरी है, तो गुजरात का ये वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहलाता है, ठीक है। क्या हिस्सा, काठियावाड़ प्रायद्वीप, क्या, काठियावाड़ प्रायद्वीप, समझ में आया, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, काठियावाड़ तट है, ठीक है। अब ऐसे लटकते हैं, ठीक है, तो यहां पर गल्फ ऑफ क्या है, खंभात, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी भी कहां पर है, गुजरात में, ठीक। अब इतनी चीज समझ में आई। अब कच्छ के रण में एक और चीज फेमस है, हम ही लोग, ठीक है, क्या, जंगली गधा। जंगली गधा कहां का फेमस है, कच्छ के रण में,
जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ का फेमस है? कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, कच्छ के रण को, ठीक है, हम लोग मरुस्थल नहीं बोल सकते, इसको मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और कच्छ का रण कैसा है? सफेद, तो इसे सफेद मरुस्थल भी बोला जाता है। ठीक है, सफेद मरुस्थल की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ठीक है, मरुस्थल बोलते किसको है? मरुस्थल बोलते उसको है, मरुस्थल। मरुस्थल किसको बोलते हैं? जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी क्या हो, कम वर्षा, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो कच्छ का रण को हम लोग सफेद मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको संज्ञा दी गई है, ना कि वो मरुस्थल है। ठीक है, तो कच्छ का रण समझ में आया। ठीक, काठियावाड़ तक समझ में आया। अब जंगली गधा, जैसे यहाँ कच्छ के रण में क्या फेमस है? जंगली गधा। ठीक है, वैसे ही गुजरात के पास एक गिर पहाड़ी है। ठीक है, वहीं पर एक एशियाटिक लायन, ठीक है, बब्बर शेर, एशियाटिक शेर, ठीक है, या बब्बर शेर कहां के फेमस है? गुजरात में। ठीक, किस पहाड़ी में? गुजरात। अब गुजरात गिर पहाड़ी कहां है? गुजरात में। गुजरात में क्या फेमस है? बब्बर शेर। जंगली गधा गुजरात कहां है? कच्छ के रण में। इतना समझ में आया। अब कच्छ के रण में एक और चीज समझ लीजिए, कच्छ के रण में एक नदी आती है जो अरावली पर्वत से निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी। ये इसी कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त, बहते बहते खो जाती है। तो इसी नदी को अंतः प्रवाही नदी भी बोलते हैं, अंतः प्रवाही नदी। ठीक है, ये स्थलीय मार्ग में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो गुजरात की इतनी चीजें आपको समझ में आई। गुजरात एक अकेला जिसके पास दो तट, कच्छ का तट और दूसरा काठियावाड़ का तट। ठीक है, नीचे कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। यहीं पर आपकी नर्मदा नदी आके गिरती है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे आपको बढ़ेंगे तो दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा कवर होता जाएगा। आपने पहाड़ियां तो पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ चीजें, नई चीजें हम आपको इसी में थोड़ा थोड़ा करके हर राज्य के बारे में बताते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।